हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का कील की अमेजिंग दुनिया में। वेलकम ऑल ऑफ यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज वंडरफुल चैप्टर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में आपको ये जान के बड़ा मजा आएगा कि हम अपनी रूटीन लाइफ में इनका डेली सामना करते हैं। मतलब हमको डेली इससे एसिड से भी आमना सामना करना है, बेसिस से भी और सॉल्ट से भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ अचार खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं, संतरे का जूस पी रहे हैं, कोई भी खट्टी चीज हम खा रहे हैं तो वो एसिड हो गया। ठीक है, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में ऑलरेडी काफी मात्रा में एसिड रहता है और वो बहुत खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, बेसिस जैसे हम सोप यूज कर रहे हैं या डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, मोस्टली ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं। और सॉल्ट्स तो हम सबको पता है, हम अपनी रूटीन लाइफ में जो भी फूडिंग खाते हैं, इवन जो सोडा वगैरह हम डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, दे ऑल आर सॉल्ट्स। तो कैटेगराइज करेंगे हम बाद में। शुरू करते हैं इस अमेजिंग चैप्टर को जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो डियर ऑल, लेट्स स्टार्ट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे रूटीन लाइफ में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, हमें इन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों है? देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे, और जितना आप जानेंगे आप किसी चीज को फिर उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूटिलाइज कर पाएंगे। सो गेटिंग गुड नॉलेज फॉर द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज दो सब्सटेंसेज इन देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। समझ में आई बात? चलिए, सो एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। जितने भी बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं इन टेस्ट। ठीक है, जैसे घरों में मोस्टली हमारे घरों में एक एसिड रहता है जो किचन में प्रेजेंट ही रहता है, जिसको कहते हैं विनेगर, जिसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। तो हमारे घरों में यूजुअली प्रेजेंट रहता है। जो हम नींबू वगैरह यूज़ करते हैं उसमें सिट्रिक एसिड रहता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का बिगेस्ट सोर्स होता है सिट्रिक एसिड। आंवले में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बेसिस में जो हम सोडा या सोप वगैरह यूज़ करते हैं, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि एसिड टर्म कैसे है। टर्म मतलब शब्द, कैसे ये शब्द बना एसिड। ठीक है, सो दैट द टर्म एसिड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड्स व्हिच मीन सोर, द सब्सटेंस व्हिच आर सोर। लैटिन भाषा में जो एसिड शब्द है इसका मतलब होता है क्या? खट्टी चीजें। तो बाद में हर खट्टी चीज को क्या बोल दिया गया? एसिड। ओके, सो एसिड इज अ लैटिन वर्ड इन शॉर्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर सकते हैं? एच रिलीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए दिखा दूं कि मान लीजिए मेरे पास है यहां पर HCl। अब ये HCl एसिड है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि भैया ये H पॉजिटिव दे सकता है। ठीक है, H पॉजिटिव दे सकता है, इसलिए क्या है? ये एसिड है। अगर मान लो इसी एसिड को मैंने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? ये जो H रिलीज कर रहा है ये बना लेगा H3O+, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम प्लस, यहां पर फिर से Cl नेगेटिव। तो कोई अगर H देता है, अगर कोई सब्सटेंस H देता है या हाइड्रोनियम देता है, हाइड्रोनियम, तो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एसिड। प्यारे बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लिए 3 थ्योरीज रहती हैं। ठीक है, देयर आर 3 थ्योरीज। ठीक है, नंबर 1 इज कॉल्ड आर्हेनियस थ्योरी, सेकंड इज ब्रोंस्टेड लोरी, एंड थर्ड इज कॉल्ड लुईस थ्योरी। ठीक है, जो आर्हेनियस थ्योरी थी वो बोलते थे कि H+ डोनर या H3O+ डोनर ये होते हैं एसिड्स, और आर्हेनियस बाबा ने कहा कि जो OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन जो देंगे, दे आर सेड एज बेस। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था? कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो H रिलीज कर रहे हैं
और दूसरा वाला H एक्सेप्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिएक्शन कराया HCl की किसके साथ, अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ, तो इससे बना लिया NH4Cl। अब इनका क्या कहना था कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे, जैसे मान लो मैंने HCl की रिएक्शन कराया किससे, NaOH से मान लो, तो ये बेस है क्योंकि ये OH दे रहा है, और ये एसिड है क्योंकि ये H दे रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बाबा कि ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन यहां पर बन जाएगा NaCl, ठीक है, प्लस बन जाएगा H2O, मतलब H2O तो बनेगा ही, क्यों, क्योंकि इसका H और इसका OH, ठीक है, इसका H और इसका OH ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। मतलब H2O बनना मैंडेटरी था अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन या ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन जब क्या हुआ, हमने एक एसिड की किसी बेस से रिएक्शन कराया तो सॉल्ट फॉर्म हो गया लेकिन पानी नहीं बना, तो इस चीज को आर्हेनियस थ्योरी सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए दूसरी थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी। प्यारे बच्चों, जो H डोनेट करता है वो एसिड, जो OH डोनेट करता है वो बेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम इन्हीं क्राइटेरियाज पर, मतलब आर्हेनियस के क्राइटेरियाज पर एसिड बेस डिफाइन करें। तो हमने एक नया तरीका निकाला विच वॉज गिवन बाय ब्रोंस्टेड। व्हाट ब्रोंस्टेड सेड, ब्रोंस्टेड बाबा बोले कि कोई टेंशन नहीं है, देखो इन्होंने कहा जो H देता है एसिड है ना, H प्लस का जो डोनर है, H प्लस का जो क्या है डोनर, दैट इज एसिड नो डाउट, एंड H प्लस का जो एक्सेप्टर है वो है बेस। तो कहानी खत्म होगी। अब तुमको एग्जांपल देखो, जैसे अभी हमने देखा था अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन तुमने किससे कराया, HCl से, तो HCl ने H अपना डोनेट किया तो क्या बन गया, NH4, ये पॉजिटिव बन गया और ये Cl नेगेटिव बन गया, तो बन गया सॉल्ट। तो इसने H डोनेट किया, H प्लस डोनर, सो दैट इज व्हाई इट इज एसिड, एंड बिकॉज इसने एक्सेप्ट किया, देखो ना NH4 हो गया NH3 से, तो H प्लस एक्सेप्टर एंड सो इट बिकम व्हाट, बेस। समझ में आया? तो वाटर बनेगा ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन, इसका कंपल्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक और ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, व्हेन वी केम टू नो अबाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो मेरे पास है यहां पर, फिर से देख लीजिए NH3 और BH3, अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊं तो NH3 कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हमने अभी अभी देखा कि ये बेस है, और अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो इस तरह की रिएक्शन होती है, NH3 BH3 करके कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। यस, सो व्हाट हैपेंड इवेंचुअली, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं समझते हैं तो मैं दिखा देता हूं, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन के पास देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, यस, सो नाइट्रोजन गेट कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, सी 1 बॉन्ड, 2 bond and again 3 bonds, yes, and these two remains unreacted, तो इसीलिए इनको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, पेयर तो है, पेयर मतलब जोड़ा है, लेकिन लोन है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाया, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सो अमोनिया कंटेन 3 bond pairs, ammonia, this is ammonia, NH3 is ammonia, so ammonia contain 3 bond pairs and 1 lone pair. So जो आर्हेनियस बाबा थे, सॉरी जो लुईस बाबा थे, उन्होंने बोला कि जो लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर डोनर वो है बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है दैट इज एसिड। हाँ, अब क्योंकि उनके नाम से था तो उन्होंने बोल दिया लुईस बेस एंड लुईस एसिड, भाई अपना नाम देना चाहते थे उन्होंने दे दिया।
ठीक है। सो अब कहानी में 3 ट्विस्ट हैं। नंबर 1, H+ देने वाला एसिड है और OH नेगेटिव देने वाला वो क्या है, बेस है। ये आर्नियस ने कहा। ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, H+ डोनर एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, बट H+ एक्सेप्टर बेस है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। और तीसरा आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे बताने वाला कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड है। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, नहीं तो अटक जाओगे, क्योंकि हमेशा बच्चे इन्हीं पे कंफ्यूज होते हैं। सो गाइज, हमको क्या क्या पता चल गया, फटाफट देखो, हमें पूरी कहानी पता चल गई, ठीक है। सो अब बात आती है कि हम एसिड बना कैसे सकते हैं, ठीक है। हम एसिड्स कैसे बना सकते हैं, हमें इसको समझना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हाउ वी कैन मेक एसिड, एकदम चिंदी है, एकदम इजी, आप आसानी से बना सकते हो। देखो सबसे सिंपल है कौन सा, बाया सल्फर। हम सल्फर से कैसे बना सकते हैं, देखिए, सल्फर लिया, उसको जला दिया, ऑक्सीडाइज करना मतलब जलाना, सो वी ऑक्सीडाइज सल्फर, वी गेट SO2, और यही SO2 को जब हमने पानी से रिएक्ट करा दिया तो हमें मिल गया H2SO3, ठीक है, जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। यही कारण होता है एसिड रेन का। एसिड रेन के लिए यही रीजन है। क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ियां चलाते हैं, पेट्रोलियम यूज जलाते हैं, तो सल्फर जलता है, जो पेट्रोल में सल्फर है, और वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, एयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और उस एटमॉस्फेयर में उसको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और जब बारिश होती है तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एसिड रेन शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि आप शुरू की जो अर्ली रेन होती है ना, द अर्ली सीजनल रेन, मोस्टली द पेरेंट्स, पर्टिकुलरली ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू से कि भैया इस बारिश में भीगना मत, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि द कंसंट्रेटेड एसिड विच इज देयर इन द एटमॉस्फेयर और इन द एयर comes out in the form of water droplets by forming its hydrous form, है ना, अपना हाइड्रस फॉर्म बना के वो पानी के फॉर्म में नीचे आ जाता है। क्लियर है? सो हमने अभी एक एसिड बना लिया, सल्फ्यूरस एसिड। हालांकि कई तरीके हैं और एसिड बनाने के, आप सल्फ्यूरस एसिड ले लो, या आप कार्बन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, और हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में, जस्ट रिएक्ट CO2 विद H2O, कार्बोनिक एसिड बनाया था हमने, समझ में? तो सिंपल है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? टच, स्मेल, अरोमा मतलब ओडर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इन सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब हम स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अरोमा, टेस्ट और लिटमस, दैट इज सेड टू बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। So let's talk about the physical properties of acid. पहली बात, acids are sour in taste. अच्छा, ये बात तो हमने 200-400 बार समझ ली कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, है ना, दे आर सोर इन टेस्ट। ये सुनो बच्चा पार्टी। तो पहली चीज हो गई कि एसिड्स खट्टे हैं। दूसरा क्या चीज है कि एसिड्स लाइक कंसर्न है H2SO4, कंसर्न है HNO3 आर कोरोसिव इन नेचर। सही बात है, जहां पर भी एसिड गिरता है उस जगह को ऑक्सीडाइज कर देता है। सो एसिड्स आर मोस्टली वेरी वेरी कोरोसिव, ठीक है। दे डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर लाइक क्लोथ, पेपर, वुड, ह्यूमन स्किन एटसेट्रा, ठीक है। देखो जो एसिड्स होते हैं ना बच्चों, ये अक्सर कोरोसिव होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी भी नोटिस करना है कि जो बैटरीज होती हैं, बैटरीज का जो आउटर कैबिनेट होता है, जो काला, जैसे एक्साइड की बैटरी है ना, बड़ी बड़ी जो बैटरीज होते हैं, तो जो बड़ी बड़ी बैटरीज हैं उनका जो बाहर का कोट होता है वो किसका बना होता है, आइदर बैकेलाइट का या वो टेफ्लॉन वगैरह हार्ड प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि उन पे एसिड का असर नहीं होता। हम लोहे के या मेटल के किसी भी बर्तन में एसिड फॉर्म नहीं कर सकते या स्टोर भी नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि वो जैसे ही स्टोर होंगे उन एसिड्स के कारण वो पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो नेक्स्ट इज एक्शन विद इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है एक्शन विद इंडिकेटर्स में? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे लाइट आ गई, लाइट कैसे पता चलता है? इंडिकेटर से पता चल जाता है कि लाइट है ना, लाइट है कि रेड हो गया इंडिकेटर। तो इंडिकेटर आर ऑलवेज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, okay, they indicate something, whatever things are there,
लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी इंडिकेटर, ऐसे एसिड बेस के लिए एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचुरली पता चल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ नेचुरल इंडिकेटर में कलर का वाला टर्मरिक, हल्दी, हल्दी इज अ वेरी गुड नेचुरल इंडिकेटर। अगर आप हल्दी में बेस डालोगे, सोप डालोगे, तो जो येलो कलर है वो रेड हो जाता है। इसलिए घर में जब कभी शादी वगैरह में हल्दी सेरेमनी होती है तो पीपल यूज टू वेयर देयर क्लोथ्स, जो एक बार गए तो गए, या अगर उसको क्लीन करना है तो ड्राई क्लीन वगैरह कराते हैं। सोप से क्लीनिंग नहीं करते, क्योंकि जो सोप लग गया अगर, तो जो येलो हल्दी थी वो धीरे धीरे रेड हो जाएगी और परमानेंटली रेड हो जाएगी, फिर वो केमिकल रिएक्शन का वो वापस नॉर्मल नेचुरल कलर में नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हमने उसको एसिड में डाला टर्मरिक को, तो इट रिमेन्स कलरलेस, उस पर कोई कलर सॉरी इट रिमेन अनचेंज, सो द कलर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर आपको एसिड बेस है तो आप पता कर सकते हो हल्दी डाल के, 2 मिनट पता चल जाएगा। कलर चेंज नहीं हुआ मतलब एसिड है, कलर चेंज हो गया मतलब बेस है, ठीक है। सिमिलरली बहुत अच्छा होता है अनियन और गार्लिक। अनियन एंड गार्लिक ये ओडर सेंसेशन देते हैं, स्मेल। तो अगर प्याज और लहसुन है, उस पर अगर बच्चों आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो वो स्मेल चली जाती है, समझ में। और अगर आपने क्या डाल दिया, इसको बेस में डाल दिया, तो स्मेल का कुछ नहीं होता है, स्मेल एज इट इज रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो बर्तन यूज होते हैं उनको क्लीनिंग के लिए हम जो सोप यूज करते हैं उसमें आता है नींबू की शक्ति वाला विम बार। तो नींबू की शक्ति मतलब एसिड पार्ट है उस सोप में, तो क्या होगा, पूरा ओडर निकल जाएगा, पूरी स्मेल निकल जाएगी। नहीं तो बर्तन तो चमक जाएगा, स्मेल नहीं जाएगी, उसकी चिकनाहट नहीं जाएगी, समझ में। कई लोग ऐसा करते भी हैं कि बहुत लोग ऑयली या ग्रीसी फूड खाते हैं विच इज़ क्वाइट एसिडिक, तो वो क्या करते हैं, बाकायदा उसमें अनियन वगैरह रगड़ लेते हैं ताकि क्लीनिंग प्रॉपर हो जाए। तो इन शॉर्ट ये कि स्मेल हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, बट लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मेथाइल ऑरेंज, ये केमिकल आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें लैब्स में यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो लिटमस क्या होगा, ये लिटमस ब्लू टू रेड हो जाएगा अगर एसिड में डालेंगे तो। याद रखना, लिटमस पेपर, लिटमस बनता कैसे है, एक एल्गी होती है, अब उस एल्गी को हम क्या करते हैं, कागज में रख के रगड़ देते हैं और वो जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है एल्गे का, वो उस पेज में आ जाता है, उस कागज में आ जाता है, और वो पेपर लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। बहुत सस्ते में मिलता है, बहुत सस्ते कीमतों पे मिलता है। इट इज़ वेरी चीप इन कॉस्ट, एंड यस व्हेन यू यूज इट ऑन एसिड इट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू रेड, एंड व्हेन यू यूज इट इन बेस इट चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथाइल ऑरेंज, ये लैब में ही मिलता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑरेंज को रेड, मेथाइल ऑरेंज को डालोगे तो रेड हो जाता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन, इस पर मैं स्टार बना रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, खासकर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, खासकर जहाँ पर हम टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, वहाँ फिनोफ्थलीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो फिनोफ्थलीन में एसिड के प्रेजेंस में कोई चेंज नहीं आता। उसका रीज़न है, फिनोफ्थलीन बेसिकली माइल्ड बेस के प्रेजेंस में काम करता है। तो जब pH अबव 7 होता है तब फिनोफ्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के केसेस को आप याद रखो। डन। चलिए अब बात करते हैं बच्चा पार्टी किस पे, एसिड कंटेन H+ और H3O आयंस। देखो HCl वाटर, हाइड्रोनियम आयन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया कि वो कोरोसिव होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, H+ या H3O+ देते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो डाइल्यूट एसिड लाइक HCl एंड डाइल्यूट H2SO सच रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स, हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल्स चैप्टर में। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनता है और ये हाइड्रोजन निकल जाता है। कोई भी देखो Mg की H2SO4 से रिएक्शन कराया तो क्या होगा, बच्चा पार्टी, देखो अगर रिएक्शन समझोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये देखो ये Mg और ये SO4, तो क्या बन गया MgSO4 और हाइड्रोजन बेचारा निकल गया। ये मैं ऊपर की तरफ एरो क्यों बना रहा हूं, बिकॉज गैसेस इवॉल्व होती है ना, तो ये गैस यहां से निकल जाएगी। डन, परफेक्ट। चलिए अब देखो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड,
पहले मेटल लिया था तो हाइड्रोजन निकला, अब मेटल ऑक्साइड तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या निकलेगा, वाटर। वेरी गुड। तो देखो फिर से वही सीन है, ये Zn किसके साथ चला जाएगा, ये Cl के साथ चला जाएगा, तो बन गया ZnCl2। यस और नो, तो बन गया क्या ZnCl2, और हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, H2O। एंड यस अगेन यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन। सो द प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स। अब मेटल कार्बोनेट्स में क्या होता है, कार्बोनेट किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 निकलेगा। देखो सिंपल। तो देखो फिर से यहां पर भी देखो, ये कैल्शियम इस क्लोरीन के साथ चला गया तो क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। अब ये CO3 है, CO3 से CO2 निकाल दो, बचा एक O2 नेगेटिव। ये जो O है वो H2O बना लेगा और CO2 निकल जाएगा। कार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड देके सेम है। देखो जब हमने मेटल लिया था एसिड से तो सॉल्ट हाइड्रोजन, सॉल्ट जो भी मेटल लेंगे ना उसी का सॉल्ट, सिंपल। जब हमने मेटल ऑक्साइड लिया था तो सॉल्ट एंड वाटर। फिर जब हमने मेटल कार्बोनेट लिया तो सॉल्ट वाटर एंड CO2। सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, अभी से पढ़ते जाओ। अब देखो ये भी देखो, ये क्या है, बाई कार्बोनेट है, फिर से प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। क्लियर, परफेक्ट। अब देखो ऑल टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है, तो ऑल सॉरी टाइप्स ऑफ एसिड्स में देखो, ऑल टाइप्स ऑफ एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज यू हैव, यू हैव 3 कैटेगरीज बच्चों, ठीक है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ 3 कैटेगरी। जब हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं, व्हेनेवर वी क्लासिफाई एनी सब्सटेंस, सो व्हाई दैट क्लासिफिकेशन इट गेट वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये कैसा है, क्योंकि अदरवाइज विदाउट क्लासिफिकेशन चीजें डिफिकल्ट रहती हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस ही है, क्लासिफिकेशन एक्चुअली इंक्रीजेस द ईज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग में आसानी आती है जब कोई चीज क्लासिफाइड होती है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड, पहला ये क्लासिफिकेशन हो गया। ऑर्गेनिक मतलब वो एसिड जिसमें कार्बन है ना, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सभी किसमें आता है, ऑर्गेनिक एसिड्स में। मिनरल एसिड मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, HCl, H2SO4, HNO3, these all are mineral acids. So this is first classification. Second classification is concentrated and dilute. The acid which contain, ध्यान सुनना ये लाइन, the acid which contain less amount of water, more amount of H ion. एसिड है तो H ion होगा ना, समझ में। तो जिसमें पानी कम है H ion ज्यादा है वो concentrated acid। जिसमें उल्टा हो जाए, पानी ज्यादा H ion कम, तो that is diluted acid। गाढ़ा दूध, पतला दूध, पानी ज्यादा हो गया तो पतला दूध, डाइल्यूटेड ना। तो वैसे सेम कहानी है यहाँ पे भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, हाउ वी कैन से द एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन गाइज। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वी हैव टू मेक श्योर द वन विच कैन रिलीजेज इट्स H+ फास्ट, जो अपना H+ तुरंत रिलीज कर दे या क्विकली रिलीज कर दे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो बेचारा ना कर पाए H+, दैट इज वीक एसिड। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा तूफान मचाने की जरूरत नहीं है। चलिए हमको ये समझ में आ गया। अब आती है बात वही, ऑर्गेनिक एसिड, द वन विच कंटेन व्हाट, कार्बन। तो कोई भी देखो, ठीक है, देखो दीज एसिड्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन हो, बस कार्बन होगा तो वो क्या कहलाएगा, जिसमें कार्बन होगा बच्चा पार्टी, ठीक है, कार्बन होगा वो कहलाएगा क्या, ऑर्गेनिक एसिड। मैं लिख देता हूं कुछ एग्जांपल। HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एक और ले लो, ये बेंजीन रिंग है, इसके पास यहां पर लगा हुआ है COOH, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। चलिए, तो
कंसंट्रेटेड एसिड, वीक एसिड ये भी बता दिया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक भी बता दिया। चलिए अब यहां पर देखिए क्या, देयर आर फ्यू एसिड्स, कार्बोनिक एसिड किसकी कैटेगरी में आता है, मिनरल एसिड की कैटेगरी में आता है। अच्छा ध्यान से समझना, कार्बोनिक एसिड में कार्बन होता है बट ये मिनरल एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं। तो देखो इसमें देखो कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे क्या है देखो ये सी है यहाँ पे, है ना। कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सब प्रिंटिंग एरर गाइस। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी H2CO3। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप, इज अ कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, हमने एक कोई भी शरबत लिया, जो भी हमें फ्लेवर चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर या जो भी फ्लेवर, तो हमने वो लिया एंड अगेन हमने उसमें क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर में, और ढक्कन लगा दिया। तो हाई प्रेशर पर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर पानी के पास प्रेजेंट हो गई। तो पानी और वो मिलके क्या करेंगे, पानी और CO2 मिलके क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड। समझ में। अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो डाउट ये मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, फॉस्फोरिक मिनरल है, फॉर्मिक एसिड हमने फॉर्मूला ही लिखा था अभी फॉर्मिक एसिड का, देखो लिखा भी है HCOOH। तो इसमें कार्बन है इसलिए क्या है ये, इसलिए क्या है ये फॉर्मिक एसिड, बिकॉज इट्स अ कार्बन कंटेनिंग एसिड, इट विल बी क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा मैंने आपको बताया ना कार्बोनिक को मत बोलना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोकार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, या आप इसको एक्सेप्शन की तरह याद रखो, कार्बोनिक एसिड में कार्बन तो है बट ये क्या नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। फिर एसिटिक एसिड जिसको विनेगर वगैरह भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है। लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इमली वगैरह में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो दीज ऑल आर द फॉर्मुलाज, टार्ट्रिक एसिड C4H6O6, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टार्ट्रिक एसिड। डन बच्चा पार्टी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिस, क्योंकि बच्चों को बेस पसंद है ना, तो लेट्स टॉक अबाउट बेस। हाँ ठीक है बेबी को पसंद है, लेकिन अपन बोल सकते ना बच्चे भी तो क्या बेबी है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, बेसिस। प्यारे बच्चों H वालों की कहानी हमने जानी थी, जो H+ डोनेट कर रहा था वो एसिड था, जो OH दे रहा था वो बेस था आर्रीनेस के अकॉर्डिंग, और जो H एक्सेप्ट कर रहा था वो भी बेस था ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग। तो बस वही चीजें यहां लगानी है हमें। तो देखो these are what hydroxides, these are what hydroxides, हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप करने रखने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया NaOH, CaOH होल ट्वाइस, सो इन सभी में क्या है, OH ग्रुप है, यस और नो। तो ये OH ग्रुप होने के कारण ये सभी क्या हो जाते हैं, बेसिस में क्लासिफाइड होते हैं। डन। चलिए तो देखो आगे बढ़ते हैं। आपको इतना याद रखना है कि ये दे सकते हैं क्या, OH हाइड्रोक्सिल आयन दे सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स ऑफ देयर प्रिपरेशन। अरे एकदम चिंदी है रे बाबा, सबसे चिंदी है इसका बनाना। क्यों, बच्चा जानता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको। कैसे, देखो आपके पास मान लो सोडियम है, ऑल्दो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत फास्ट होती है, बस पानी में डाल दो और कुछ करने की जरूरत नहीं, माहौल बना अपने आप ही बन जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, NaOH एंड इट विल रिलीजेस हाइड्रोजन। तो ये बन गया क्या, ये बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ये कब कर सकते हो आप, जब आप बहुत एक्सपर्टीज रखते हो और हर चीज कंट्रोल्ड मैनर में। नहीं तो क्या करो, सस्ता वाला बेस बनाना जिसमें ज्यादा फास्ट रिएक्शन ना हो, ज्यादा एक्सोथर्मिक ना हो। तो सबसे सस्ता क्या पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम को ले लो, जला दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अरे मैग्नीशियम रिबन पता है ना, वो कागज जैसे ही रहता है, उसको जला दिया तो पूरा जल गया, और जलने के बाद उसका जो ऐश मिलेगा उस ऐश को पानी में घोल दो तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बच्चा पार्टी, परफेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। दे आर बिटर इन टेस्ट, वी नो,
बेसिस एंड अल्कलीज आर सोपी इन नेचर। सोपी का मतलब क्या होता है? सोप कैसे होता है? चिकने होते हैं ना, तो इसलिए सोपी बोलते हैं। तो बेसिस आर सोपी इन नेचर, ठीक है। एक्शन विथ इंडिकेटर्स लिटमस रेड टू ब्लू, एसिड में क्या था? ब्लू टू रेड। मिथाइल ऑरेंज नो चेंज, जबकि उसमें क्या था? चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। और फिनोल्फ्थालीन कलरलेस टू पिंक। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मुझे लैब में एक ऐसा सब्सटेंस दिया है जिसके बारे में बताया नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है, तो पहले मैंने फिनोल्फ्थालीन डाला। फिनोल्फ्थालीन किस पे काम करता है? फिनोल्फ्थालीन काम करता है बेसिक नेचर पे। तो अगर फिनोल्फ्थालीन का कलर पिंक हो गया, मतलब वो जो केमिकल है वो बेस है। और अगर चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। मिथाइल ऑरेंज अगर चेंज हो गया, मिथाइल ऑरेंज अगर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो एसिडिक है। नहीं चेंज हुआ, मतलब कुछ तो झोल है। तो हम फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर मिथाइल ऑरेंज में भी कलर चेंज नहीं हो रहा है और फिनोल्फ्थालीन में भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल स्टेज पर है। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक पे काम करता है एंड फिनोल्फ्थालीन बेसिक नेचर पे काम करता है। बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आई नो आपके लिए अभी ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन सीधी सी बात है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिगर गोल, बिगर लाइफ एंड अगेन अ बिगर डिटर्मिनेशन इज देयर विथ यू, यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। और समझना आपको है बच्चों, करना भी आपको है। हम तो आएंगे और ज्ञान दे के जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या करना है? अगर हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे, तो मैंने बताया भी था मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, बेसिस से रिएक्शन हो जाएगी लेकिन डबल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। देखो, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन रिलीज हुआ। एक्शन बेसिस की रिएक्शन नॉन मेटल से, ये तो बेहतरीन तरीके से होता है। बेसिस की रिएक्शन जब नॉन मेटल से कराओगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और पानी निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बेस होते हैं वो वैसे भी चाहते हैं कि कोई एसिड मिल जाए, और जो नॉन मेटल होते हैं उनमें एसिडिक नेचर भी होता है। नॉन मेटल मोस्टली हैव एसिडिक नेचर, मेटल्स मोस्टली हैव बेसिक नेचर। समझ में? ठीक है, मेटल्स मोस्टली हैव बेसिक नेचर का मतलब समझ में आ रहा है? मेटल्स मोस्टली हैव बेसिक नेचर मतलब व्हेन दे गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना। नहीं तो पता है, आधी बात सुन के आधी बात समझ के जिंदगी मत बना लेना अपनी, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। एसिड्स में क्या आता है? स्ट्रॉन्गनेस का मतलब जो H जल्दी दे रहा था स्ट्रॉन्ग, जो H धीरे धीरे दे रहा था वो वीक एसिड। याद है? सेम यहां पर है, जो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन खट से देगा स्ट्रॉन्ग बेस, धीरे धीरे देगा वीक बेस। समझ में आया? तो बेसिस में एक चीज और वर्क करते हैं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक नेचर रखता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये कंपैरिजन है, मैंने बताया कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। तो जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया, या रिएक्शन कंपेयर कराया, रुबिडियम, सीजियम, इनसे कंपैरिजन कराया, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक है। समझ में? अब ये वीक है का मतलब बहुत वीक है क्या? नहीं, ये इसके कंपैरिजन में वीक है, ये इसके और ये इसके। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एल्कली फैमिली। एल्कली एल्कली मेटल्स हैं, उन फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? सीजियम हाइड्रोक्साइड है। तो इट्स अ कंपैरिजन बच्चा पार्टी। अरे भाई, किसी को एसिडिटी हो जाती है ना, तो बोलते हैं बेस पिला दो, तो ऐसा थोड़ी ना कि सोडा उठा के पिला दिया तुम। समझ में? पेट है, पेट है भैया। वो टीवी में जो ऐड आता ना, इनो, है ना, एसिडिटी खत्म 6 सेकंड्स में। अरे वो इतने मूर्ख लोग होते हैं वो लोग। कभी किसी डॉक्टर को देखा कि बोले अरे तुम इनो पी लो ठीक हो जाओ? डॉक्टर्स को पता है कि भैया ये जो एसिड है बना है पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मतलब पेट की दीवारें डैमेज हो रही हैं। अगर पेट की दीवार डैमेज हो रही है, तुमने एसिड न्यूट्रल करने के लिए इनो पी लिया। अब अगर तुम बार बार इनो पी रहे हो, तो तुम समझो ना, एसिड इधर है, बेस ऊपर से जा रहा है, तो बेस और एसिड मिलके क्या करेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बढ़ेगी, है ना। अब अगर मान लो पेट कमजोर है,
उसमें ऑलरेडी उसकी वॉल रप्चर हो रखी है, तो जो गैस बनेगी हो सकता है वो परफोरेट हो जाए, हो सकता है वो और ज़्यादा दीवार को, क्योंकि जैसे कमरा है, कमरे के अंदर विस्फोट होगा, एसिड बेस की रिएक्शन तो विस्फोटक ही होती है ना भाई, तो और डैमेज हो सकता है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, माइल्ड एंटासिड, वो जेलुसिल वगैरह बोल देते हैं। तो पिंक कलर की बोतल होती है, आदमी शेक करता है पीता है, तो उसमें मैग्नीशियम के क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। तो धीरे 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 5 मिनट 10 मिनट में एसिडिटी थोड़ी कंट्रोल होती है। टेस्ट ट्यूब थोड़ी ना पेट, तो जो इनो वाले जो दिखाते ना, डकार आ गई, मैंने आप लोगों के लिए किया ना प्लीज, तो डकार आ गई तो बस अरे एसिड बेस की रिएक्शन होगी। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डॉक्टर कभी नहीं लिखते कि एसिड आपके पेट में बन रहा है, एसिडिटी हो रही है तो बस इनो पी लो, ठीक है। समझ में आया क्यों? तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको स्टडी करना पड़ता है, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन बॉडी में कंज्यूमेबल है, कौन कंज्यूमेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि बॉडी में हम कोई भी स्ट्रांग एसिड या बेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते भैया ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मुलाइज NaOH, कास्टिक सोडा बोलते हैं, स्ट्रांग बेस है, ठीक है। पोटेशियम, इसको कास्टिक पोटाश बोलते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला KOH है, ठीक है। ये सभी जितने में पेट्रो रिफाइनिंग वगैरह में एब्जॉर्ब, KOH का इस्तेमाल CO2 के लिए होता है ना, जहां पर ज्यादा CO2 होती है ना, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमेशा KOH का इस्तेमाल होता है, भूलना मत, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, हमने पढ़ा भी था क्या होता है, जब CaO कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं, समझ में, तब मिलता है हमको क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बच्चों पढ़िए प्लीज रिमेंबर, मैं ऐसा बड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आपको। ये देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज क्या रहता है एंटासिड्स वगैरह में, देखो लिखा भी होगा, एज एन एंटासिड इट रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, समझ में। यहां पे लिखा है क्या, देखो कहीं पर कि एंटासिड की तरह यूज करते हैं इसको कहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है क्योंकि माइल्ड है, वीक बेस है, समझ में आप बच्चा पार्टी। देन देयर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक की कैटेगरी में होता है, बट इसका मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे, एज अ फोमिंग एजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो आग बुझाने के लिए होता है, इसमें फोमिंग एजेंट का तरह काम करता है। देन देयर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत वीक होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, विंडो पैनल्स की क्लीनिंग वगैरह के, पैनल क्लीनिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ गाइज वी आर जंपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंडिकेटर्स। अब हमें बात करना है इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। सो बच्चों, इंडिकेटर्स जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, लाइक फॉर एसिड बेसिस दे आर सेड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हम दो तरह से बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। जो सबसे ज्यादा यूज हम अपने लाइफ में करते हैं दैट इज लिटमस एज एन इंडिकेटर, ठीक है। द लिटमस इज अ पर्पल डाई विच इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ प्लांट लाइकेन, अ ब्लू लिटमस स्ट्रिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एल्गे होता है, लाइकेन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगस, वो उस तरह की एक फैमिली है लाइकेन्स, बट आप इसको एल्गे ही बोलो, ठीक है। तो एक लाइकेन है, एल्गे मतलब जिसको क्या होता है, शैवाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उससे उसके एक्सट्रैक्ट से हमें क्या मिलता है, एक पर्पल कलर का डाई मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस, ठीक है। और व्हेन इट डिप्ड इन एसिड इट एक्वायर्स रेड कलर, ठीक है। जो ब्लू है वो रेड हो जाता है जब हम एसिड में डालते हैं, और रेड कलर ब्लू हो जाएगा जब हम इसको किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकंड नंबर पे आता है फेनोल्फ्थलीन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फेनोल्फ्थलीन इज एन ऑर्गेनिक डाई, ऑर्गेनिक है मतलब इसमें कार्बन भी होगा, ठीक है। तो इट्स एन ऑर्गेनिक डाई एंड इन न्यूट्रल और इन एसिडिक सोल्यूशन, ये लाइन याद रखना है, इन न्यूट्रल और इन एसिडिक सोल्यूशन कुछ नहीं होता, इट रिमेन्स कलरलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूट्रल रहेगा या एसिडिक रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको बेस में डालोगे तो इसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है, फेनोल्फ्थलीन, ठीक है। नेक्स्ट इज मेथाइल ऑरेंज, एज आई सेड, मेथाइल ऑरेंज के साथ भी सेम सीन है, देखो क्या, देखो मेथाइल ऑरेंज इज एन ऑरेंज कलर्ड डाई, ऑरेंज कलर, नाम ही सही है। मेथाइल रेड भी होता है, मेथाइल ऑरेंज भी होता है, मेथाइल ऑरेंज बहुत ज्यादा यूज होता है, इट इज वाइडली यूज्ड इंडिकेटर। सो मेथाइल ऑरेंज इज एन
ऑरेंज कलर्ड डाई, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, कौन सा बच्चों, methyl orange, and what, and keeps this color in neutral and in basic medium. न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में इस पे कोई फर्क नहीं आता। फिनोफ्थलीन को क्या था, उसको एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कोई फर्क नहीं था, इसको बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको एसिड में डाल दिया तो क्या होगा, इट चेंजेस कलर टू रेड, जो ऑरेंज है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, जो ऑरेंज कलर था वो रेड कलर का हो जाता है। नाउ रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस, इट इज अ पर्पल इन कलर इन न्यूट्रल मीडियम एंड टर्न्स रेड और पिंक इन एसिडिक मीडियम। ये क्या होता है, ये पर्पल कलर का रहता है न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, लेकिन एसिडिक मीडियम में जब आप डालोगे तो इट चेंजेस पिंक, क्लियर है, एंड इन बेसिक मीडियम इट्स कलर चेंजेस टू ग्रीन, बेसिक में कलर changes to green. Then next is turmeric. As I said, it is a yellow colored and again remains as such in neutral medium and in acidic medium. Acidic में और neutral medium में ये normal रहता है, कुछ change नहीं होता, लेकिन basic medium में ये red हो जाता है, deep red या reddish brown बोल सकते हो आप, ठीक है। And next is what, China rose. Extract of China rose, जिसको गुड़हल बोलते हैं, ठीक है, गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो चाइना रोज या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इज इज साइंटिफिक नेम, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट गुड़हल, है ना। इसके जो पेटल्स होते हैं इज ऑफ पिंक कलर्ड, इट विल चेंज इनटू डार्क पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक। जो पिंक है वो डार्क पिंक हो जाएगा एसिड में और ग्रीन हो जाएगा बेस में। समझ में आया बच्चा पार्टी? Now these are few indicators, the chart you are looking right now. ये कुछ है इंडिकेटर्स बच्चों, फटाफट देखो इनके बारे में भी, ठीक है। आप नोटिस करेंगे ये बहुत सिंपल है, ब्लू लिटमस बिकम रेड इन एसिड और रिमेन्स ब्लू इन बेस, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, टर्मरिक एसिड में जाएगा तो येलो ही रहेगा, लेकिन बेस में जाएगा तो रेडिश ब्राउन, चाइना रोज डार्क पिंक या मैजेंटा हो जाता है और ग्रीन हो जाएगा बेस में, methyl orange in acid remains changes to red and it remains orange in base, phenolphthalein remains colorless but it gives pink color in base। समझ में आया बच्चा बड़ी बात? चलिए इसके बाद हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स विद बेसिस। When an acid reacts with a base, this process or this phenomena is called neutralization. So neutralization के लिए एक एसिड और एक बेस का होना एंड सॉल्ट फॉर्मेशन का होना जरूरी है। एसिड बेस आपस में मिलेंगे और बनाएंगे सॉल्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन देयर मे और मे नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, सो देखो क्या हुआ, आपके सामने एक पिक्चर है, देखिए, एंड याद रखना दुनिया में ऐसी कोई भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट ना निकले, हीट तो निकलेगी थोड़ी बहुत। सो दीज ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दीज ऑल आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कोई भी हो, कम निकले ज्यादा निकले डजंट मैटर, बट यस देयर विल बी व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। सो सी हियर इज एसिड एंड बेस, दिस H and this OH, this H and OH combines together to form H2O, and you can see minus 57.1 kilojoule. Actually this is not minus, यहाँ प्लस आएगा, माइनस लिखना है तो डेल्टा H लगाना पड़ता है ना, डेल्टा H मतलब चेंज इन एंथैल्पी। सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू 57.1 किलोजूल पर मोल। सोचो इतनी हीट निकलती ही निकलती है, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एसिड हो, एसिड कोई भी हो देगा तो H ही ना, और बेस कोई भी हो देगा तो OH ही ना। सो एसिड विल बी गिविंग H, whatever acid we take they should be giving H, whatever base we take they should be giving OH, and the end product will be formation of H2O, and if there is formation of H2O we will definitely get after completion of the process 57.1 kilojoule।
Yes, so 57.1 kilojoule per mole will be the energy liberation. Okay, सोचो. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, whenever there is loss of energy, the product form will get stable. That is the reason most of the salts, because see here there is formation of salt. जब भी acid, जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल बी डेफिनेटली फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. एज पर ब्रोंस्टेड लोरी वाटर बनना जरूरी नहीं है, मैंने बताया आपको, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है. ठीक है, तो सॉल्ट जो बनेगा, सॉल्ट किससे बना है? एक पैरेंट एसिड और एक पैरेंट बेस से. सो सॉल्ट्स आर मोस्टली स्टेबल, they are mostly stable compared to that of their parent acids and bases. ये आपको याद रखना है. अरे भाई, अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन होगी क्यों? अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इंजेशन. अब ये इंडाइजेशन में क्या होता है? देखो, पीपल पर्टिकुलरली ऑफ ओल्ड एजेस सफर फ्रॉम एसिडिटी प्रॉब्लम्स इन स्टमक. खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, मैंने बताया थोड़ी देर पहले. तो हम क्या करते हैं? इस एसिडिटी होगी तो हम क्या करेंगे? बेस थोड़ा सा ना जेलुसिल वगैरह या माइल्ड बेस वगैरह पिला देते हैं. तो क्या हो गया? थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी. ठीक है. एंट बाइट, एंट होती है ना लाल चींटी, उसके काटने पे बड़ा जलन होता है ना, वो जगह पूरी लाल हो जाती है. तो लाल चींटी जो होती है बच्चों, दे रिलीजेस व्हाट? दे रिलीजेस फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HCOOH. दिस इज फॉर्मिक एसिड. इसीलिए रेड एंट्स को फॉर्मिका भी कहा जाता है. ठीक है, फॉर्मिका, बिकॉज दे रिलीजेस फॉर्मिक एसिड. ठीक है, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो जाएगा तो उस जगह पर रेडनेस हो जाएगी, जहां पे भी चींटी काटेगी लाल हो जाएगा. ठीक है, या कुछ एंट्स वगैरह या कुछ फ्लाइज वगैरह काट लेती हैं. जैसे हमारे गांव में ना ऐसा होता था कि एक उसको बर्रैया बोलते थे. बर्रैया मतलब, अब उसको क्या समझाऊं, एक येलो कलर का फ्लाइंग फ्लाई होती थी येलो कलर की, और दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस. इनफैक्ट जब वो काटती थी ना, वो 20 से भी ज़्यादा भयानक दर्द होता था, पेनफुल. तो लोग क्या करते थे? आयरन रॉड वगैरह रगड़ने लगते थे कि आयरन, कहीं लोहा है तो वहाँ उसको रगड़ो या नमक लगाओ उस जगह पे. तो होता क्या था कि जो ये होते थे, ये जो एंट्स वगैरह काटती हैं, या ये क्या रिलीज करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं. तो कोई भी सोडा रगड़ लिया, या आयरन का जो ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है. तो आप उसको जब वहाँ रगड़ते हो तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती थी. लोगों को पता नहीं था कि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है उस जगह पे. जैसे एंट ने काटा तो रगड़ना शुरू कर दिए. तो धीरे धीरे क्या होता था कि जो मेटल ऑक्साइड रहता था, बेसिक नेचर का होता था, और उस एसिडिक जगह को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देता था. गॉट इट बच्चा बाटी? चलिए, और विनेगर वाला तो बहुत ही अच्छा है. जिस घर में विनेगर रहता है, एंट ने काट लिया, विनेगर लगा के एंट ने काट लिया तो आयरन वगैरह से, चाबी वगैरह से रगड़ दिया. या कभी मान लो कुछ देखो ना, बेकिंग सोडा या कैलेमाइन, ये सब रगड़ दिया करते थे. ठीक है, घर में विनेगर होता था, विनेगर खुद भी एक एसिड है. ठीक है, तो कई बार क्या होता था कि हम जब क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना, जब कुछ घर में क्लीनिंग हो रही है, खासकर किसकी क्लीनिंग हो रही है? यूटेंसिल्स की क्लीनिंग हो रही है, बर्तनों की. सो क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल गेट डन मोर बेटर बाय विनेगर. तो जो बर्तन है उनमें शाइन आ जाती थी, उसमें से चिकनाहट चली जाती थी. हालांकि आजकल ये विम बार से काम चला लेते लोग. ठीक है, देखो सॉइल ट्रीटमेंट. बच्चा पार्टी, यू शुड बी नोइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग, जो हमारा देश है, आज भी बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है हमारे देश में, और ज़मीन जो सॉइल है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज सॉइल में क्या होगा? अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो दोनों ही केसेस में आप प्रॉपर क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट है ना, सॉइल टेस्ट कराती है. वो सॉइल थोड़ा लेगा, जो साइंटिस्ट रहेगा, और दे विल बी चेकिंग दो सॉइल इन द लैब, एंड दे विल बी लेटिंग अस नो, भैया in this soil, in this particular soil, which particular salt is more or less, which particular thing will work more or less. So that is the reason soil treatment is very very important. Next is factory waste.
फैक्ट्री वेस्ट मतलब कचरा जो निकल रहा है फैक्ट्रियों से। अब सीवेज प्लांट या फैक्ट्री का जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल है उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आप करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो पोल्यूशन कॉज करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर बच्चा पार्टी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चा पार्टी पीएच स्केल। ओके, बिकॉज हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की जो थ्योरी थी, एसिड बेस थ्योरी, जो डिस्कस कर ली है, तो देयर इज नो सेंस फॉर अस टू स्टडी इट अगेन एंड अगेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल इज अ पैरामीटर टू डिसाइड whether the substance given substance is acidic, basic और neutral। pH स्केल को आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, pH स्केल को समझना तो ऐसे समझो कि pH का मतलब होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिड्स के बेसिकली ये किया जाता है, pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जिसका जितना HN का कंसंट्रेशन है उसको आप यहाँ रख दीजिए। तो जो उस बेसिस पे जो वैल्यू सेट होती है ना बच्चों, दैट गेट स्टार्टेड फ्रॉम 0 to 14 द pH स्केल, एंड एट द सेंटर देयर इज वैल्यू 7। द वन विच इज लेस देन 7 कम्स अंडर एसिड, एंड द वन विच इज ग्रेटर देन 7 कम्स अंडर बेस। ओके, बेस। ओके बच्चा पार्टी, so this is about pH। I am giving you an additional ज्ञान। pH स्केल जैसा होता है ऐसे pOH स्केल भी होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। हालांकि pH आप याद रखो, pOH का जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर कभी कोई पूछ ले कि ऐसा कुछ होता है तो यस होता है, सेम पिक्चर है। ठीक है, वो भी 0 से 14 ही होता है। ठीक है, अगेन बीच में 7 आता है, बट इस केस में यहाँ पर बेस रहते हैं और यहाँ पर एसिड्स रहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों का चक्कर क्या है मैं बता देता हूँ। pH एसिड्स के लिए होता है, pOH बेस के लिए होता है डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन ये कंपैरेटिव स्टडी है। तो बिकॉज ऑफ दोज कंपैरिजंस यू हैव टू रिमेंबर द सम ऑफ pH एंड pOH इज इक्वल टू 14। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि pH और pOH यही एसिड बेस के डिटर्मिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ इज डन बाय pH। ओके, नाउअडेज वी डू हैव अ pH स्केल एज वेल, उसमें नापना कुछ नहीं पड़ता है, एसिड डालो अपने आप सेट करके बता देता भैया इसका इतना pH है, वेरी प्रिसाइजली। सो देखो, एसिड्स हैव लेस देन 7, बेसिस हैव मोर देन 7, एंड ऑब्वियसली विच कम्स एग्जैक्टली 7 इज न्यूट्रल। डन बच्चा पार्टी। नेक्स्ट लेट्स चेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन द pH। गैस्ट्रिक जूस 1 to 3, 1 से लेके 3 तक होता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक का जो एसिड होता है ना बच्चों, अगर स्टमक का एसिड निकाल के हाथ में डाल दो ना तो हाथ जल जाए। तो बच्चों के मन में फिर से डाउट आएगा, व्हाई देन और स्टमक डू नॉट गेट बर्न, हमारा स्टमक क्यों नहीं जल जाता? स्टमक तो इवन सॉफ्ट है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वी हैव अ इनर म्यूकस कोट और इनर म्यूकस लाइनिंग inside stomach, in fact in the entire GIT। ओके, माउथ से लेके एनस तक के पूरे ट्रैक में एक म्यूकस की लाइनिंग है या म्यूकस की लेयर है। उसके कारण जो अंदर की मसल्स वगैरह हैं उनका एसिड से कांटेक्ट नहीं हो पाता। समझ में? और यही रीजन होता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है ना तो डॉक्टर तुरंत उसको बोलता है भैया तुम एक काम करो, थोड़े दिन के लिए एडमिट रहो। फिर डॉक्टर उसको क्या करता है, प्रॉपर एंटासिड्स वगैरह देता है, बीटा ब्लॉकर्स देता है, ताकि एसिड का फॉर्मेशन कम हो जाए और इनर लाइनिंग म्यूकस की जो डैमेज हो गई है ड्यू टू मोर एंड मोर एसिडिटी वो जल्दी से हील हो जाए। आजकल तो इलेक्ट्रिक कॉटरी भी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, माउथ से एक एंडोस्कोपिक मशीन डालते हैं और वो एंडोस्कोपिक मशीन खुद ही ढूंढती है कि कहाँ पर म्यूकस की लाइनिंग डैमेज हो गई है ड्यू टू मोर एसिडिटी, तो उस जगह को हील कर देते हैं या उस जगह को बर्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर धोखे से भी एसिड बार बार उधर डैमेज करेगा तो वो स्टमक को फाड़ के रख देगा, और जैसे ही स्टमक का कंटेंट बॉडी के बाहर आएगा तो सीवियर एनाफाइलेटिक कंडीशन डेवलप होगी, मतलब बंदे की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर बहुत प्रिकॉशंस लेते हैं। और वो टीवी वाले नहीं समझते, टीवी वाले बस एसिडिटी ये लो, इनो पियो और निकलो, समझ में आया? तो डॉक्टर नहीं करते, बाकी लोग करते हैं। देखो लेमन जूस
विनेगर, बियर, ठीक है, टोमेटो जूस, कॉफी। कॉफी में भी देखो पीएच कितना है 4.5 टू 5.5, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ज्यादा कॉफी नहीं पीना चाहिए, इससे और एसिडिटी बढ़ती है। एसिड रेन 5.6, मिल्क 6.5, मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है पर्टिकुलरली। स्लाइवा, स्लाइवा मतलब हमारा लार स्लाइवा। स्लाइवा है ना माइल्ड एसिड बेस दोनों नेचर रखते हैं, इसलिए 6.5 से 7.5। मोर और लेस इट इज न्यूट्रल। ओके, तो ये हमारी पूरी कहानी है। प्योर वाटर अप्रोक्सीमेट 7, ठीक है। ब्लड हमारा अल्कलाइन होता है, याद रखना। ब्लड अगर कोई पूछे तो कैसा रहता है, अल्कलाइन, मतलब ब्लड है ना हमारा कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसलिए जब कभी किसी को बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन वगैरह होती है या किसी को बीमारी हो जाती है, खासकर इन्फेक्शन हो जाता है, तो पूरी बॉडी का ब्लड का पीएच चेंज हो जाता है, और जैसे पीएच चेंज होता है तो बंदा और सीरियस होता जाता है। फिर डॉक्टर है ना आपको जो दवाइयाँ देते हैं, मोस्टली जो दवाइयाँ होती है वो कड़वी इसीलिए होती है ताकि वो पीएच भी मेंटेन करें, ठीक है। हमारे बॉडी को अल्कलाइन रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जान के बड़ा मज़ा आएगा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? टू ड्रिंक अल्कलाइन वाटर। द नॉर्मल वाटर विच वी बाय लाइक बिस्लरी और कैनले और अदर मिनरल वाटर, उसमें उतना फील नहीं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अल्कलाइन वाटर का, तो एक 150-200 रुपये की एक आधा लीटर की बोतल आती है, जो रहता है पानी है लेकिन पानी काला कलर का रहता है, ब्लैक वाटर, ठीक है, उसको एक्चुअली अल्कलाइन वाटर कहते हैं। तो इन मुंबई मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज नाउ डेज दे यूज टू ड्रिंक दोज वाटर टू मेक देयर बॉडी हाइड्रेटेड विद अल्कलाइन वाटर। तो हाँ ठीक है, कोई बोलेगा सर ये तो पैसे बर्बाद करने का है तो है, अब चलता है तो चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कोई दिख जाए आपको ऐसा पीता हुआ अल्कलाइन वाटर, जैसे आई वेंट टू दिल्ली फॉर सम वर्क एंड एट एयरपोर्ट आई फाउंड दैट अल्कलाइन बोतल, सो मैंने भी 2 बोतल खरीदी थी। तो उसका रीज़न एक ही था, आई वॉज लाइक एक बार चेक करते भाई है क्या, अगर इतना ज़्यादा लोग हाइप मचाते हैं। एंड फॉर दैट हाफ लीटर आई हैव पेड 150 ईच, तो 2 बोतल का 300 रुपये दिया। तो सोचो 300 रुपये लीटर, और नॉर्मल यहाँ पे बिस्लरी 20 रुपये लीटर, समझ में आया? तो वो काला पानी लोग पसंद कर रहे हो, बिकता है धड़ल्ले से। आई आज द वेंडर ही सेड सर दिन भर में कम से कम 1000 बोतल बिक जाती है, 1000 बोतल बिक जाती है। तो ये मार्केट है, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, यस। सो बेकिंग सोडा पीएच 8 सोडा है तो पीएच ज़्यादा ही होगा। सी वाटर 9, क्योंकि सी में बहुत सारे मिनरल होते हैं, बहुत अल्कली मेटल्स वगैरह होते हैं। वॉशिंग सोडा 10, लाइम वाटर 12, हाउस होल्ड अमोनिया 11.9 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बच्चों हम यूज़ भी नहीं कर सकते, इट्स इवन वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। ये कुछ आपको बता दिया गया एग्जाम्पल। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग एसिड्स एंड बेसिस, नाउ लेट्स जंप इनटू द पार्ट ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में हमेशा बच्चों को लगता है कि सॉल्ट मतलब देश का नमक, टाटा नमक या पतंजलि नमक, नहीं। जब मैं भी छोटा था तो जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था मुझे, जब मैं छोटा था, ये मैं 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हमेशा से सोचो ये चैप्टर पढ़ाया गया बच्चों को। तो जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर नॉट लाइक व्हाट वी जस्ट कंज्यूम, हम जो खाते हैं वही बस सॉल्ट्स नहीं है। देयर आर n नंबर ऑफ सॉल्ट्स एंड द सॉल्ट्स आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। मोस्टली द प्रोडक्ट, द सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट, सॉल्ट एक प्रोडक्ट है जो एसिड बेस की रिएक्शन से बनता है। अभी देखो ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये एसिड है तो बन गया कैल्शियम सल्फेट, सो दिस इज अ सॉल्ट। ये बेस है, ये एसिड है कॉपर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl सोडियम क्लोराइड, समझ में? पानी सब में बना, तो एसिड बेस रिएक्शन जब होगी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट ये तो लैब में कर सकते हैं, इजी है। कास्टिक सोडा ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, दोनों की कुछ ड्रॉप मिला दो, बनेगा सोडियम सल्फेट एंड वाटर, सिंपल। बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। मेटल की एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो भी सॉल्ट बनेगा, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड से तो भी सॉल्ट बनेगा, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे तो भी सॉल्ट बनेगा। वी नो दैट सॉल्ट बनेगा और CO2 निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराया तो भी देखो बन गया, सोडियम ऑक्साइड की कराया तो भी बन गया। हमने पढ़ रखा है ना, आज ही तो पढ़ा है और पहले भी पढ़ रखा है मेटल नॉन मेटल्स में, ठीक है। नाउ नेमिंग ऑफ सॉल्ट,
सॉल्ट का नाम कैसे होता है? जैसे द सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स, लाइक कॉपर, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। क्लोरीन से क्लोराइड्स, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स, सल्फ्यूरस एसिड से सल्फाइड्स, ऐसे करके। देखो, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड आर नोन एज नाइट्रेट्स, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स, लाइक कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड आर कॉल्ड फॉस्फेट्स, calcium and sodium phosphates respectively. Salts obtained from carbonic acids are known as carbonates, example calcium and barium carbonate. Now properties of salt, salts की properties की बात करते हैं। Salts are mostly solid, क्यों? क्योंकि they get water of crystallization ना, क्योंकि जब salt बनते हैं तो mostly पानी बनता है, तो they get a crystalline structure, they do have high melting boiling point because they are mostly ionic in nature, तो ionic भी है, water of crystallization भी मिल गया, proper shape रहता है, solid रहते हैं। they are usually soluble in water, usually शब्द क्यों लगाते हैं कि अक्सर, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से नहीं घुलते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर वेरी वेरी गुड इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर ना। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चीज़ है जो आप याद रखोगे। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा था कि टेल मी वेदर द सोडियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो? सो द गाय वाज लाइक यस सर, इट्स अ गुड कंडक्टर। उसे पूरा क्वेश्चन समझा भी नहीं, ही शुड बी लाइक नो, आप पहले ये बताओ कि हमने उसको मॉल्टन या एक्वस मतलब पानी में घोल के रखा है, पिघला के रखा है, कि वो सॉलिड ही है? क्यों? क्योंकि अगर हमने उसको पिघलाया है मीन्स मॉल्टन किया है, या एक्वस मतलब पानी में डाला है, देन ओनली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड सो देन ओनली देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Otherwise solid NaCl or solid salt never conduct electricity, so mind it, when they are dissolved in water or they are in their molten stage, very good, then only there will be conduction of electricity. Classification of salts is done in various categories, like see, देखो, normal salts, as a normal salt is one which does not contain any ionizable hydrogen or hydroxyl ion। दिखा देता हूं आपको कहना क्या चाहते हैं। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास है यहां पर सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दिस इज नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसमें कोई H वगैरह नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इसमें H या OH हो सकता है, इसमें तो H है, मैं कोई दूसरा लिखता तो उसमें OH भी हो सकता था, समझ में? तो जिन सॉल्ट्स में H या OH प्रेजेंट होता है उसे नॉर्मल नहीं बोलते। नॉर्मल नहीं बोलेंगे तो फिर आइदर वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, या कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, NaCl, KCl, NaNO3, K2SO4, इनमें कहीं पे भी H आपको नहीं दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक सॉल्ट। सर सॉल्ट एसिडिक कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भैया? आपने क्या जाना आज? आपने जाना कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, सॉल्ट मिलता है, पानी मिलता है और एनर्जी मिलती है, यस और नो? सो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया बट हमारा बेस क्या है, वीक है, तो ये सॉल्ट तो बनेगा लेकिन इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट। बाकी सेम, पानी भी निकलेगा, हीट भी निकलेगी। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड लिया तो भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन अब वो बेसिक सॉल्ट बनेगा और अगेन H2O और हीट निकलेगा। हाँ, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड, वीक बेस, इनको रिएक्शन में लिया तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, एंड अगेन वाटर एंड हीट तो जो मिलेगा ये समझ में। तो बॉटम लाइन ये है बच्चों कि whenever we perform the process of neutralization we do have to check whether the substance taken is acidic
और स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेसिक और वीक एसिडिक बेसिक। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल। ओके, कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, एक वीक एसिड ले लिया मैंने CH3COOH। ऑर्गेनिक एसिड्स जिसमें कार्बन होता है मोस्टली वीक होते हैं, ठीक है। चलो अब ये सोडियम ने इसको उड़ा दिया, ठीक है। सोडियम ने बोला हाइड्रोजन को चलो चाचा निकलो, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर CH3COONA, सोडियम आ गया और ये H अब किसके पास आ जाएगा, OH के पास आ जाएगा, तो बना लिया H2O। अब ये जो बना इसमें ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, सो एसिडिक सोडियम एसिटेट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। समझ में है बच्चों? अच्छा, अब यहीं पर देखो मैंने ले लिया, अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl और एक वीक बेस ले लो, मान लो NH4OH। फिर से वही होगा, ये H क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये है ना अमोनियम, इस H को बोलेगा चलो भाई निकलो, तो ये H आ जाएगा इस OH के पास। तो जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो ये बनाएगा NH4Cl plus H2O। डन। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो ये एसिडिक सॉल्ट। अब एक और एग्जांपल, अब एक वीक एसिड वीक बेस, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3COOH वीक एसिड और NH4OH वीक बेस। ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, लेट्स रिएक्ट देम। तो मैंने बनाया CH3COONH4, इसका नाम है अमोनियम एसिटेट, एंड वी फॉर्म अगेन वाटर, सो दे आर न्यूट्रल सॉल्ट्स। और ऐसे मैंने ले लिया HCl और NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बना लिया NaCl और H2O, तो ये भी क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो आपने जो सॉल्ट बनाया है उसके पैरेंट एसिड्स एंड बेस कैसे हैं, इस पे सब कुछ सेट होगी। ओके, सो इट विल बी बेस्ड ऑन द पैरेंट एसिड्स एंड बेसिस। गॉट इट गाइस? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये सब मैंने आपको बता दिए। डन। कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे Na2CO3, अब सोडियम का बना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट बेसिस आर नॉट एल्कली, बट नॉट ऑल है ना यहाँ, बट नॉट ऑल ऐसा। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जैसे लिथियम की फैमिली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। पीरियोडिक टेबल में जो पहली सीरीज है ना, ठीक है, और उसकी जो सेकंड सीरीज है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। सो दीज ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने लिखा था ना NH4OH। अब ये NH4OH ये बेस तो है बट एल्कली नहीं। समझ में आया? ठीक है, जैसे ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस तो है बट एल्कली नहीं है ना। चलिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आपको बता दूं, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये केमिस्ट्री लैब की शान है सल्फ्यूरिक एसिड। सो एक रूल होता है कि द कंट्री विच कंज्यूम्स मोर सल्फ्यूरिक एसिड इन अ ईयर इज मोर इवॉल्व्ड इन केमिस्ट्री। सो हमें कैसे पता चलेगा किस कंट्री में कितना ज़्यादा इवोल्यूशन या केमिस्ट्री में काम चल रहा है, या केमिस्ट्री के ऊपर वर्क हो रहा है, केमिकल का कंजम्पशन हो रहा है, कितना कंजम्पशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। So it is also a criteria. The sulfuric acid consumption is the criteria of getting the enriched information of what we can evolved chemistry in that particular country. कितना evolved है, कितना क्या बोलते हैं, विकसित है
केमिस्ट्री किसी देश में, वो सल्फ्यूरिक एसिड के कंजम्पशन से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, हमें पता है विटामिन सी, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड नाम होता है विटामिन सी का। सम सब्सटेंसेस हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर एंड टर्न इट इनटू सॉल्यूशन, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिलिक्विसेंट। जैसे नमक वगैरह में ऐसा होता है कि मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब होकर फिर वो पिघलने लगते हैं या मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फिर घुलने लगते हैं, उनको डिलिक्विसेंट्स कहते हैं। ठीक है, बोथ NaOH एंड KOH आर डिलिक्विसेंट। सोडा वगैरह में ऐसा होता है, आप सोडा खोल के रख दो तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरा ऐसा गीला गीला हो जाता है। द क्रिस्टल ऑफ सम सब्सटेंस हैव सम वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद देम, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एज आई सेड, देखो कॉपर सल्फेट .5H2, कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, लेकिन जब उसमें .5H2 होता है ना तो ये ब्लू कलर को जाता है, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, ऐसे फेरस सल्फेट इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर का हो जाता है, रहता है अदरवाइज क्रिस्टलाइन शेप में रहता है तो कलरलेस रहता है मोस्टली। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा है, Na2CO3.10H, दिस इज वॉशिंग सोडा, समझ में? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच गेट ट्रैप्ड इन अ क्रिस्टल। अरे बाबा समझो ना, आपने जब सॉल्ट बनाया तो क्या था, सॉल्ट बन रहा था और पानी बन रहा था। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइजेशन होगा या इवेपोरेशन बोलो। ठीक है, नेचर में तो इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन के लिए तो बॉइलिंग करनी पड़ती है। तो नेचर को क्या समझते हैं, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है तो धीरे धीरे करके पानी उड़ जाएगा, लेकिन कुछ पानी ट्रैप हो जाएगा उस स्ट्रक्चर में, उस सॉलिड के, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, गर्म करके देखो, जब आप गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो whenever there is removal of water of crystallization, whenever there is removal of water of crystallization, the shape get destroyed, the crystal get destroyed. This is what the importance of water of crystallization. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जिप्सम वाला, बता ही देता हूं, जिप्सम इज ऑल्सो अ सॉल्ट ना। जिप्सम फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। अब इसको तुम गर्म कर दो तो ये क्या बना लेता है, CaSO4.12H2O। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो और 1.5 पानी निकल जाता है, तब ये बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर अब तुमने इसको पानी दे दिया तो ये वापस जिप्सम बना लेता है एंड गेट हार्ड, वेरी हार्ड, समझ में? POP जो होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। आपने POP डाला, मतलब पानी में डाला और तुरंत हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारी दिमाग खराब है और तुमने इसको अबव 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया तो जो बचा हुआ पानी है ना वो भी निकल जाता है, ½ H2। एंड अब इसको बोलते हैं डेड प्लास्टर, डेड प्लास्टर। अब ये डेड प्लास्टर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसको ना ये पानी में घुलेगा ना ये POP जैसा कन्वर्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो है 2H2O और ये ½ H2O, ये सभी क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके अच्छा बाडी, देन a 30% cold and concentrated solution of sodium chloride is called brine, नमक का पानी। नमक के पानी को ब्राइन बोलते हैं। समुद्र के पानी को भी ब्राइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है काफ़ी अच्छी, सोडियम क्लोराइड काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है किसमें, समुद्र के पानी में, इसलिए समुद्र के पानी को कई लोग ब्राइन बोलते हैं। सो ब्राइन इज जस्ट नमक का पानी, सोडियम क्लोराइड वाला पानी। सोडियम क्लोराइड 30% तक रहे, बाकी 70% पानी रहे तो उसके कॉम्बिनेशन को ब्राइन कहते हैं। डन। सो गाइज इन दिस वे वी आर जस्ट डन विथ आवर चैप्टर। हमने अभी चैप्टर खत्म कर लिया है। चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई रियली होप, आई बिलीव कि आपको आया हो समझ में। नहीं आएगा तो डाउट हमें डाउट पूछे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। और भाई हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा आप भी जज्बा दिखाइए, पढ़िए और कुछ दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो।
जय हिंद, वंदे मातरम।